गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी ऑफ टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन एक्ट बनने से पहले जो भी मीटिंग्स होती थी कि वर्कर्स स्ट्राइक करेंगे, घेराव करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, वो सब किस में आ जाता था? 120B आईपीसी कॉन्स्पिरेंसी में। ठीक है, आईपीसी तो बहुत पहले बन चुकी थी, ट्रेड यूनियन एक्ट आया 1926 में। तो जो एम्प्लॉयर थे और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों उस टाइम के, ठीक है, गवर्नमेंट जो होती थी उस टाइम प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, तो वो सब क्या करते थे कि कंपनी के प्रॉफिट के लिए सेक्शन 17 जो हमने बाद में ऐड हुआ है इसमें 1926 के एक्ट में, अगर ट्रेड यूनियन के ऑफिस बियरर हैं, मेंबर्स हैं, उन्होंने कोई मीटिंग की, किसी भी तरह की कोई भी मीटिंग हुई, उन सब मीटिंग को 120B में कॉन्स्पिरेसी मान लेते थे। कॉन्स्पिरेसी मान लिया और उसके उनके अगेंस्ट 120B में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती थी। ये क्रिमिनल ऑफेंस था कि यूनियन के मेंबर अपने आप में मीटिंग में भी नहीं कर सकते, अपने जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस नहीं कर सकते, अपने इश्यूज को डिस्कस करके प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, यानी कि प्रोटेस्ट करने से पहले ही 120B में अरेस्ट लोग हो जाया करते थे। लेकिन जब अपना ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आया, उसमें इन्होंने क्रिमिनल लायबिलिटी से सेक्शन 17 के अंडर इम्यूनिटी दे दी गई और स्पेशल 120B को मेंशन किया है कि मीटिंग करना अपने आप में कोई कॉन्स्पिरेंसी नहीं है, ट्रेड डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए अगर है तो उन केसेस में आप इनको 120B आईपीसी में अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये 100% नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। प्रोविजंस तो हर जगह डालने पड़ते हैं ना। तो सेक्शन 15 में फिर दिया गया है, अगर कोई मीटिंग हुई यहाँ पे, ये वाली मीटिंग अगर ट्रेड डिस्प्यूट को ही रिजोल्व करने के लिए है, उसके मैकेनिज्म जो दिए गए हैं, लीगल मैकेनिज्म है अपने, जैसे आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन और 2000 मैकेनिज्म है जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो सकते हैं। अगर उन पे डिस्कस हुआ है तो ठीक है। अगर एग्रीमेंट टू कमिट ऑफेंस है, ताकि एम्प्लॉयर को प्रेशराइज करने के लिए इन्होंने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जिसमें ये था कि हम पर्टिकुलर ऑफेंस करेंगे। ऑफेंस किस तरह हो सकता है? प्लांट को डिस्ट्रॉय करना, ऑफिस रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना, कहीं पे फोर्जरी करना, रिकॉर्ड में आग लगाना, ये जो अपने आप में इंडिपेंडेंट ऑफेंस है, अगर उनका डिस्कशन हुआ है तो फिर 120B आईपीसी कॉन्स्पिरेंसी ही उनके ऊपर लागू होगा। सेक्शन 17 की जो एग्जेम्पशंस हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। यानी कि जो मीटिंग हुई वो सिर्फ ट्रेड डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए हो, मीटिंग का कोई भी एजेंडा ऐसा ना हो जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस बन जाए। तो ये रहेगा। दूसरा है फिर इसमें सिविल लायबिलिटी। ठीक है, सिविल लायबिलिटी कौन सी होती है अपनी? जो आती है कॉन्ट्रैक्ट से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है अपना, बहुत पुराना है, ये एक्ट इस एक्ट से पहले का है। तो एम्प्लॉयर हमेशा अपर एंड रहेगा, टर्म कंडीशन वही डिसाइड करता है कि हमारी जो सर्विसेज हैं उनके रूल किस तरह के रहेंगे, और लेबर क्लास हमेशा ही सप्रेस रहेगी। उनके पास ना कहने का तो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि बेरोजगार है, नौकरी चाहिए, काम चाहिए। ठीक है, तो इस एक्ट के आने से पहले 1926 से एम्प्लॉयर ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। लीगल लिटरेसी तो बहुत दूर के बाद, जो अपनी सामान्य लिटरेसी थी उस टाइम तो वो भी नहीं थी, लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे। एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट बनवाया और कॉन्ट्रैक्ट पे अंगूठा वर्कर ने लगाया। अब उसमें क्या लिखा है उसको नहीं पता, लेकिन जब भी ट्रेड डिस्प्यूट होते, ये मान लो काम पे नहीं आए, वर्कर कोई भी था, कोई भी ए वर्कर है, ये अपनी ड्यूटी पे नहीं है, काम इसने नहीं किया, जितना काम जिस एक्सीलेंसी के लिए साथ था वो नहीं किया, तो एम्प्लॉयर को क्या होगा? लॉस। तो उन लॉस के केसेस में क्या थी? सिविल लायबिलिटी थी, क्योंकि सिविल लायबिलिटी कहती है कि जिसके पार्ट पे डिफॉल्टिंग जो पार्टी है, लायबिलिटी उसी की रहेगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप पढ़े भी होंगे, कंपनसेशन कौन देगा? डिफॉल्टिंग पार्टी। ये मान लो एम्प्लॉयर है, ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये वर्कर है। ठीक है,
एम्प्लॉयर की वजह से लॉस हो तो एम्प्लॉयर लायबल रहेगा, अगर वर्कर की वजह से कुछ लॉस हुआ एम्प्लॉयर को तो वर्कर की लायबिलिटी होगी, वो सब कवर होती थी सिविल लायबिलिटी में। ठीक है, लेकिन अब जो नया एक्ट आया अपना 1926 में, इसमें सेक्शन 18 को ऐड किया गया। ठीक है, सेक्शन 18 में कुछ प्रोविजन डाल दिए गए। उसमें क्या है कि जो वर्कर है उसका अगर कोई भी काम है, वो जो काम है वो डन इन फर्दरेंस ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। ठीक है, अपनी ड्यूटी से पे नहीं आया, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है, या स्ट्राइक में शामिल हुआ, घेराव में शामिल हुआ, प्रोटेस्ट में भी शामिल हुआ, तो उन सब केसेस में अगर वो सब उसने किया है ट्रेड डिस्प्यूट के रिलेशन में, सिर्फ ट्रेड डिस्प्यूट। ठीक है, अगर ट्रेड डिस्प्यूट से रिलेटेड है तो उन सब केस में सिविल लायबिलिटी से इम्यूनिटी इनको मिल जाएगी। दूसरा, फिर इसकी एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 18 में। पर्सन एक्टेड विदाउट नॉलेज। ठीक है, अगर ए ने मान लो कुछ किया, कोई भी एक्ट था इसका जो कॉन्ट्रावेंशन में था ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के, अगर वो है तब भी इसकी सिविल लायबिलिटी रहेगी। दूसरा फिर क्या है, कॉन्ट्रेरी टू इंस्ट्रक्शन बाय ट्रेड यूनियन। इसका कोई भी एक्ट है जो ट्रेड यूनियन की जो गाइडलाइन इश्यू की थी, मीटिंग हुई थी उनकी, ट्रेड डिस्प्यूट को हम रिजोल्व करेंगे, कल स्ट्राइक रहेगी, घेराव रहेगा, टूल डाउन, पेन डाउन, ये स्ट्राइक सभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, कई मैकेनिज्म है। अगर उनका वायलेशन इसने कुछ किया है, यानी कि दो कंडीशंस हैं, तो इसने कोई वायलेशन किया है, तो उन सब केसेस में सेक्शन 18 के अंडर जो इम्यूनिटी इनको मिली है वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। तो ये जो लायबिलिटीज हैं दोनों सिविल और क्रिमिनल, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनके साथ कुछ एक्सेप्शन जुड़ी हैं। क्रिमिनल लायबिलिटी के केस में सेक्शन 15 में दी गई है कि इंडिपेंडेंट ऑफेंस नहीं होना चाहिए। 18 के केस में ये दो प्रोविजंस हैं, अगर ये एप्लीकेबल है तो उन सब केसेस में सिविल इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। थर्ड प्रिविलेज है कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 27 हम सब पढ़ चुके हैं पहले। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसमें कुछ कंडीशंस हैं, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेल ऑफ गुड, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग है कि कोई भी काम हम इस तरह का नहीं करेंगे जो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में आए, तो वो सब सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। और यहाँ पे इससे इम्यूनिटी दी गई सेक्शन 19 में। सेक्शन 19 में क्या है, ट्रेड यूनियन एक्ट का है अपना। तो ट्रेड यूनियन एक्ट में क्या है कि कोई भी एग्रीमेंट किस किस के बीच में, यूनियंस और वर्कर, ये सबका मिला के, जो यूनियन के बीच में कोई एग्रीमेंट है उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ठीक है, सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ कहता है, लेकिन सेक्शन 19 में ये प्रोविजन डाल दिया गया कि यूनियंस के बीच में कोई एग्रीमेंट हो जो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, व्यापार में किसी तरह की कोई रुकावट आएगी तो उसके ऊपर सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर सिविल कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। सिविल कोर्ट की ज्यूडिक्शन नहीं है कि इन ग्राउंड के ऊपर ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सके, और सिविल कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करेगी। ये सब डिस्प्यूट कहाँ जाएंगे, लेबर कोर्ट में। लेबर कोर्ट वहाँ पे डिसाइड करेगी कि ये कौन सा था। और दूसरा, फिर 1926 का जो एक्ट आया था, इससे पहले सेक्शन 27 के अंडर सिविल कोर्ट के पास पावर थी, वो जो ये वर्कमैन है या यूनियन है इनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होती और डैमेजेस जो बनते, लॉस हुआ एम्प्लॉयर का, तो इनको डायरेक्शन दी जाती थी कि आप इतना डैमेज एम्प्लॉयर को पे करोगे। लेकिन अब सेक्शन 19 में आने के बाद जो एग्रीमेंट है यूनियन के बीच में मेंबर्स के साथ, वो अगर रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड भी उसका ऑब्जेक्ट है, उन सब केस में भी सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, और यहाँ पे इनको इससे कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी से इम्यूनिटी मिल जाएगी।